अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं मलिक उमर हैत की बीवी नसीमा के जाल में आ गया। उसने मुझे एक रात अपने घर बुलाया। उसका पैगाम था कि आज रात मलिक घर में नहीं। मैं इस नशे में चला गया कि वो भी मलिक के बच्चे को गायब कराना चाहती है, इसलिए मैं आज रात इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मौज मेला करूँगा। मगर मैं उस घर में दाखिल हुआ तो मलिक उमर घर में मौजूद था और वहाँ 4-5 आदमी थे। उन्होंने मुझे मार मार कर मेरी हड्डियाँ तोड़ दी। मलिक उमर ने कहा मुझे कि कल शाम तक इस शहर से निकल जाओ। मैं शाम से पहले ही भाग गया। मालूम नहीं उसे और उसकी बीवी को किस तरह पता चल गया था कि मैं नौसरबाज हूँ। मैं मलिक के घर इंतकामी तौर पर वारदात करने गया था। शायद मैं उसे कत्ल भी कर देता, लेकिन इससे पहले एक और बात हुई। मलिक उमर की सास इस जोगी महाराज अब्दे के पास गई। अब्दे ने उसे कहा कि अपनी बेटी को मलिक उमर हैत से तलाक दिलाओ, वरना तुम्हारी बेटी को बहुत नुकसान होगा। मलिक की सास ने उसे भी यही कहा कि वो मलिक के बच्चे को गायब कर दे। अब्दे ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, बेटी को तलाक दिलवाओ। मलिक की सास ने मुझे बताया कि जोगी ने यूँ कहा है। मैंने अपने आदमी भेजकर अब्दे को धमकी भेजी कि वो मेरी असामियों को ख़राब ना करे। मेरे आदमियों ने उसे डराया धमकाया। मैं जानता था कि वो कौन है और क्या है। मैंने उसकी गुफा में अपने जासूस भेजे। पता चला कि अब्दा मेरे साथ टक्कर लेना चाहता है। मैंने ज़बानी उसके कान खोल दिए। पता चला कि मुनीर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ऐसा चक्कर चलाओ कि मलिक उमर अपनी बीवी को तलाक दे दे। अब्दे ने जाली जोगी बनकर उससे खासी रकम ले ली। अब्दे के पास भला कौन सा इल्म था। वो मुनीर से पैसे लेता और उसे नचाता रहा। गौर करो मलिक मुख्तार, मुनीर मलिक उमर हैत की बीवी को तलाक दिलवाना चाहता था। साफ बात यह है कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। इससे यह भी जाहिर होता है कि ये लड़की भी मुनीर को चाहती होगी। फिर ये वाक़या हो गया कि हम मलिक उमर हैत के घर में वारदात करने गए और वहाँ मुनीर पहुँच गया। तुमने भी मान लिया कि वो हमें पकड़ने के लिए अंदर आया था। ज़रा सोचो मलिक मुख्तार, उसने हमें दीवार पर चढ़ते देखा था तो वहाँ क्यों न पकड़ लिया। वो तुम्हें अंदर मौका वारदात पर पकड़ना चाहता था, थानेदार ने कहा। वो हमें पकड़ने आया ही नहीं था, मस्ताने ने कहा। वो किसी और चक्कर में मलिक उमर के घर में पहले ही मौजूद था, लेकिन मलिक को मालूम नहीं था। वो मुनीर को हमारा साथी समझ रहा था। उसके कहने पर मलिक कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। मुझे शक है कि मुनीर मलिक उमर की बीवी की खातिर वहाँ गया था या वो कोई वारदात करने के लिए गया था। मेरा मतलब है कि मुनीर ठीक आदमी नहीं, वो अपनी चक्करबाजी का शिकार हो गया है। अब देखो पकड़ो। उसके साथ मुनीर का कोई हिसाब किताब चल रहा था। थानेदार मायूस हो गया। उसे सिर्फ इशारा सा मिला, लेकिन उससे उसे खुशी नहीं हुई। उसे तवक्को थी कि मस्ताना उसका मसला हल कर देगा। उसने कांस्टेबलों को बुलाकर इशारा किया कि मुलजिमों को हथकड़ी लगा लें। फिर उसने बिल अदा किया जो अदालत में जाकर PSI से कहा कि वो तारीख ले ले। थानेदार अपने थाने में वापस आया तो हसनैन काजमी के गांव का नंबरदार आया बैठा था। थानेदार ने मुनीर की गुमशुदगी की जो इतला नंबरदारों को भेजी थी, उसमें उसने ये भी बताया कि मुनीर किस रोज़ लापता हुआ है। दिन और तारीख के अलावा उसने ये भी बताया था कि उस रोज़ बहुत मींह बरसा था। जनाब आली, नंबरदार ने थानेदार को बताया, उस रोज़ मुनीर मेरे गांव में आया था। मैंने जनाब की इतला मिलते ही गांव में पूछना शुरू कर दिया था। आज सुबह एक आदमी ने बताया कि वो तो काजमी साहब के घर आया था और बारिश में गांव से गया था। इस आदमी ने उसे काजमी साहब के घर से बड़ी तेज़ बारिश में निकलते और घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा था। काजमी साहब कौन है? थानेदार ने पूछा। मैं इन्हें साथ लाया हूँ, नंबरदार ने जवाब दिया। आलिम फाजिल हैं, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होते हैं। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं, गांव में हर किसी को अपना बच्चा समझते हैं। किसी को कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई मसला आ पड़े तो काजमी साहब के पास जाता है। मुझे जब पता चला कि गुमशुदा आदमी उनके पास आया था तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आया था। मैंने कहा कि इन्हें आपको थाने से बुलावा आएगा तो ये कहने लगे कि मैं बुलावे के बगैर चला चलता हूँ। आप हुजूर यूँ समझ लें कि इन्हें मैं थाने नहीं लाया, बल्कि ये मुझे लाए हैं। इन्हें अंदर भेज दो, थानेदार ने नंबरदार से कहा, और तुम बाहर बैठो।
हुसैन काज़मी को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर थानेदार उठ खड़ा हुआ, उससे हाथ मिलाया और उसे बैठने को कहा। इस लड़के का कोई सुराग नहीं मिला? हसनैन काज़मी ने पूछा। अभी तक तो नहीं मिला, थानेदार ने जवाब दिया और पूछा, आपको उसकी गुमशुदगी का पता कब चला था? शायद दूसरे ही दिन पता चल गया था, हसनैन काज़मी ने कहा। मैं शहर आता रहता हूँ। वो आपके पास किस वक्त गया था? थानेदार ने पूछा। क्यों गया था? क्या आप सारी बातें खुद ही बताएंगे? इस सवाल का जवाब कि वो मेरे पास क्यों आया था बड़ा लंबा है, हसनैन काज़मी ने कहा। इस किस्म के आदमी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं पहली बार थाने में आया हूँ। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि पुलिस वालों के साथ बात किस तरह की जाती है और तफ्तीश कैसे होती है। क्या आप मुझसे सवाल करेंगे? आप जो कुछ जानते हैं वो मुझे बताएंगे, थानेदार ने कहा, और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सवाल भी करूँगा। मसलन आपने कहा है कि इस किस्म के आदमी के साथ आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फिर भी वो आपके पास गया था। आप ये बताएं कि वो किस किस्म का आदमी है? बदतीनत है, हसनैन काज़मी ने कहा। इंसानों को दरपरदा नुकसान पहुंचाने वाला शैतान होता है। आप तो सिर्फ ये जानना चाहते होंगे कि वो गया कहाँ। मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस शख्स के मुतालिक मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। इससे आपको शायद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किस्म के आदमी का अंजाम क्या हो सकता है। वो एक शरीफ घराने को परेशान कर रहा था और एक शरीफ और बासमत लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो कौन लोग हैं? आप मलिक उमर हयात को जानते होंगे, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैं उसे और उसकी बीवी को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये मियाँ बीवी उन लोगों में से हैं जो शैतान फितरत इंसानों का शिकार हो जाया करते हैं। मलिक उमर हयात को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, थानेदार ने कहा। आप फिर ये भी जानते होंगे कि कुछ दिन पहले तक इनके घर पत्थर गिरते रहे हैं और कपड़ों को आग लगती रही है, थानेदार ने हसनैन काज़मी का फिक्रा पूरा कर दिया। फिर क्या हुआ? ये इसी मुनीर की कारस्तानी थी, हसनैन काज़मी ने कहा। उसने मेरे पीर उस्ताद से काले तावीज़ करवाए थे। ये मुझे उस वक्त मालूम हुआ था जब इन तावीज़ों की मियाद ख़त्म ही होने वाली थी। इन लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने इन्हें बताया था कि ये कोई जिन नहीं, न कोई बदरू है, ये काला इल्म है। मैंने इसकी बंदिश कर दी थी। आपने? थानेदार हैरान सा होकर पूछ रहा था। क्या आप इस इल्म से वाकिफ़ हैं? ये मेरा शौक़ है, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया, कारोबार नहीं। हसनैन काज़मी ने थानेदार को तफसील से बताया कि वो मलिक उमर हयात के घर को सिफली अमल से महफूज करने के लिए अपने उस्ताद ख्वाजा साहब के पास गया था। वहाँ पता चला था कि यह अमल मुनीर ने कराया था और ये भी कि अमल की मियाद पूरी हो चुकी है। अच्छे उस्ताद हैं आपके, थानेदार ने कहा। वो इतना ख़तरनाक अमल करते हैं? आपने एक बात पर गौर नहीं किया, हसनैन काज़मी ने कहा। इस घर में पत्थर गिरते रहे, लेकिन कभी भी पत्थर किसी इंसान को नहीं लगा, और कपड़ों को आग लगती रही, घर को आग नहीं लगी। अगर इस घर में लोगों का हिजूम भी होता तो भी पत्थर आते, लेकिन लोगों से दूर ही गिरते। मेरे उस्ताद ने पैसे ज़रूर कमाए हैं, पर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया। मुनीर ने यह अमल क्यों कराया था? मलिक उमर की बीवी को डराकर फांसने के लिए, हसनैन काज़मी ने कहा। अजीब अहमक आदमी है। मुझे तो मालूम नहीं कि उसने क्या सोचा था। बाद में उसने कहा कि ऐसा अमल करो कि मलिक उमर हयात मर जाए, या उसमें ऐसा जिस्मानी नुक्स पैदा हो जाए कि उसकी बीवी उससे तलाक ले ले। ख्वाजा साहब ने इनकार कर दिया और उसे टालने के लिए मेरे हवाले कर दिया। मैं इसे चक्कर दे रहा था। क्या मलिक उमर हयात को मालूम है कि मुनीर ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई कराई थी? नहीं, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैंने इन्हें नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मेरा ख्याल था कि मलिक उमर को मालूम होगा और उसने इंतकामी तौर पर मुनीर को गायब करा दिया है, थानेदार ने कहा। मलिक उमर हयात ऐसा आदमी नहीं, हसनैन काज़मी ने कहा, लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं। आजकल तो उनकी दोस्ती थी। मुनीर ने मलिक उमर के घर को डाकों से बचाया है। मुनीर बारिश वाले दिन मेरे घर आया था। हसनैन काज़मी ने फोटो वाली बात गोल कर दी और नसीमा का पर्दा रखने के लिए झूठ बोला। वो इसी काम के लिए आया था कि मलिक उमर हयात का काम तमाम कर दो। मैंने उसे साफ जवाब दे दिया और कहा कि वो आइंदा मेरे पास ना आया करे। वो बारिश में ही अपने घर से निकल आया था। वो गुस्से में था। अगर आपके हाथ में ये इल्म है तो क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ है? थानेदार ने पूछा। ये किसी तजुर्बेकार उस्ताद का काम है, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैं तो शौकिया इस इल्म को समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक और बात आपको बता दूं कि मेरे पीर उस्ताद ख्वाजा साहब ने मुझे बताया था कि इस शख्स का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कत्ल हो जाएगा। अगर जिंदा रहा तो इसकी बाकी उम्र अपाहिजों की तरह गुजरेगी। वो जिस्मानी लिहाज से बेकार हो जाएगा, हो सकता है कि पागल भी हो जाए। मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम शुरू हो चुका है। उसने खुदकशी न कर ली हो, थानेदार ने कहा। क्या वो इस लड़की को शादी से पहले का चाहता है? ये शख्स उस मोहब्बत को नहीं समझता जिसकी नाकामी पर लोग खुदकुशी कर लेते हैं, हसनैन काज़मी ने कहा। अकलौता होने की वजह से माँ बाप ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। बचपन में वो खिलौनों से खेलता था, जवान हो गया तो वो जवान लड़कियों को ही खिलौने समझता है। अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि उसने किसी और घर पर अपनी शैतानियत चलाई होगी और इन लोगों ने इंतकामी कार्रवाई की है। थानेदार हसनैन काज़मी से बहुत मुतासिर हुआ। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि उसकी हर बात दिल में उतर जाती थी। उसकी शख्सियत में भी ऐसा ही तासुर था। मैं मलिक उमर हयात और उसकी बीवी को भी थाने बुलाऊंगा, थानेदार ने कहा। शायद उनसे कोई बात मालूम हो जाए। आपका वक्त ज़ाया होगा, हसनैन काज़मी ने कहा। वो दोनों जवाबी वार करने की हिम्मत नहीं रखते। मैंने पूरे खुलूस से आपको इस गुमशुदा शख्स के मुतालिक बता दिया है कि कैसा आदमी है। मैंने सुना है कि 2-3 हिंदू लड़कियों के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढते रहते हैं। आप उन लड़कियों का अता पता मालूम करें। कभी नहीं करूँगा, थानेदार ने झुंझुलाकर कहा। हर तरफ हिंदुओं का असर रसूख चलता है। मैं उनकी लड़कियों को थाने बुलाकर अपनी सर्विस क्यों ख़राब करूं? मुझे इस बदबख्त की गुमशुदगी की इत्तला मिली है, कत्ल की नहीं। मुझे तो ये ख्याल भी आता है कि कहीं खुद ही गायब हो गया है। मसला जो मुझे तफ्तीश जारी रखने पर मजबूर करता है वो ये है कि वो घोड़े पर घर से निकला था और घोड़ा उसके बगैर वापस आया। काज़मी साहब, एक करम करें, आप अपने जिन पीर उस्ताद का जिक्र करते हैं उन्हें कहें कि अपने इल्म के ज़रिए मालूम करें कि वो कहाँ है। मैंने सुना है कि बाज़ आमिल गुमशुदा आदमी का अता पता मालूम करके बता सकते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, हसनैन काज़मी ने कहा। अगर उनके इख्तियार में हुआ तो वो बता देंगे। मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगा। नसीमा घर में हस्बे मामूल अकेली थी। उसके जहन में जो कश्मकश शुरू हो गई थी वो बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुनीर मर गया है। वो अपने आप को यकीन दिलाती रहती थी कि इतनी बुलंद जगह से नोकीली चट्टानों पर गिरकर वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिंदा रहा भी तो सैलाब की इतनी खौफनाक लहरों ने उसे ज़रूर मार दिया होगा। मगर उसकी अपनी ज़ात से आवाज़ आती थी कि मुनीर जिंदा है और आ जाएगा। कोई नहीं मानेगा कि मैंने उसे वहाँ से गिराया था। वो अपने आप को हौसला देती, किसी को मालूम नहीं कि मैं खानका पर गई थी और बारिश में वापस आई थी। तुम्हारी नौकरानी को तो मालूम है। ये ख्याल उसके पाँव उखेड़ देता। नौकरानी से किसी ने पूछा तो वो बता देगी कि जिस रोज़ मुनीर लापता हुआ उस रोज़ मैं कहीं बाहर गई थी। वो सिटपिटा जाती। उस रोज़ भी वो इसी कैफियत में थी जब हसनैन काज़मी आ गया। नसीमा को यूं सुकून मिला जैसे उसे तिनके का सहारा मिल गया हो और वो डूबने से बच गई हो। मैं थाने से आ रहा हूँ, हसनैन काज़मी ने कहा और उसे बताया कि वो थाने क्यों गया था। उसने नसीमा को हर वो बात बताई जो उसने थानेदार के साथ की थी। काज़मी साहब, नसीमा के मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली। ये आपने क्या किया है? वो तो मलिक साहब को थाने बुलाएंगे, मुझे भी बुला लेंगे। मत डरो नसीमा, हसनैन काज़मी ने कहा। मैंने फ़ोटो का जिक्र नहीं किया और उसे ये नहीं बताया कि शादी से पहले उसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक था। तुम नहीं समझती नसीमा, थानेदार को किसी और जरिए से भी पता चल सकता था कि मुनीर के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक था। उस सूरत में थानेदार तुमसे पूछगछ करता तो ना जाने क्या क्या पूछता और तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती जो तुम्हारी रुसवाई का बायस बन सकती थी। मैंने उसका जहन साफ कर दिया है। लेकिन मेरे जहन से आप पुलिस का खौफ किस तरह निकालेंगे? नसीमा ने पूछा। तुम्हारे जहन में खौफ होना ही नहीं चाहिए, हसनैन काज़मी ने कहा। उसे तुमने ये मलिक साहब ने गायब नहीं किया। सच्चे आदमी बेखौफ हुआ करते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। अगर कभी थानेदार इधर आ ही निकले और तुमसे कुछ पूछ बैठे तो उसे वही जवाब देना जो मैं उसे बता चुका हूँ। मसलन वो तुमसे पूछे कि शादी से पहले मुनीर के साथ तुम्हारा मेल जोल था तो साफ इनकार कर देना। कहना कि उसके साथ तुम्हारी कभी रस्मी सी भी बात नहीं हुई। वो पूछे कि तुम्हें मालूम है कि मुनीर ने तुम्हारे घर पर काले तावीज़ कराए थे तो कहना कि तुम्हें मालूम नहीं। वो पूछे कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था तो कहना कि तुम्हें मालूम नहीं। हसनैन काज़मी ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो क्या कहे और क्या न कहे। नसीमा हाँ में हाँ मिलाती रही।
और उसके दिल पर खौफ और घबराहट की गिरफ्त पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। हसनैन काज़मी उसे तसल्ली देकर चला गया, लेकिन नसीमा तसल्लियों की दुनिया से बहुत आगे निकल गई थी। अपने आप पर काबू रखना उसके लिए अब नामुमकिन हो गया था। हसनैन काज़मी के जाने के थोड़ी देर बाद जीरा भिश्तन आ गई। उसे देखकर नसीमा जैसे जल उठी हो। कहाँ गया खसम तुम्हारा? नसीमा ने गुस्से से बेकाबू होकर उसे कहा। उसे तुझ जैसी बदकार औरतों ने कहीं गुम कर दिया है। क्या तुम्हें उसके गुम हो जाने का अफसोस नहीं? जीरा ने बड़े तहम्मुल से पूछा। मेरी जूती को भी अफसोस नहीं, नसीमा ने कहा। मैं तो इस खबर का इंतजार कर रही हूँ कि उस बदकार की लाश मिले। जीरा ने आह भरी और चरपाई पर बैठ गई। नसीमा बीबी, जीरा ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह खुश हूँ, और उस रोज़ तो मैं बहुत ही खुश होंगी जिस रोज़ पता चलेगा कि ये नामुराद कत्ल हो गया है। फिर तुम क्या करोगी? नसीमा ने तंजिया लहजे में पूछा। यही तो तुम्हारी रोज़ी का जरिया था। मजबूरी थी नसीमा बीबी, जीरा ने रंजीदा से लहजे में कहा। बातें सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ अपने दिल की। तुम्हें मालूम है कि मेरी अपनी बेटी जवान है, मुनीरा काफिर उस पर बुरी नज़र रखता था। मैंने उससे कहा था कि जिस औरत के पास मुझे पैगाम देकर भेजोगे जाऊंगी, हाँ मुझे वहाँ से जूते ही क्यों न पड़े। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे एक पैसा न देना, मेरी शर्त सिर्फ यह है कि मेरी बेटी से दूर रहना। बस ये मेरी मजबूरी थी नसीमा बीबी। अब क्या लेने आई हो? नसीमा ने पूछा। एक तो तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम अगर खुदा की लाठी को नहीं मानती तो अब मान लो, जीरा ने कहा। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी इज्जत को अजीज रखने वाली लड़की हो, लेकिन ये मरदूद तुम्हारी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ था। उसने तुम्हें बड़ी खतरनाक धमकियां दी थी। तुमने जब कहा था कि तुम उसके बाग वाले कमरे में जाओगी तो मैं देख रही थी कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही थी। खुदा की कसम नसीमा बीबी, अपने अल्लाह पर यकीन करना, मैं जब तुम्हारे घर से निकली थी तो मैंने रास्ते में अपने दिल में कहा था कि खुदाया इस नापाक बंदे को अपना आप दिखा दे। देखो नसीमा, मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, वो भी तुम जैसी है। मैं गरीब औरत हूँ। गरीब का तो ये लोग दीनों ईमान भी कायम नहीं रहने देते, लेकिन गरीब की आहों को तो कोई नहीं रोक सकता ना। इस छोटे चौधरी को अगर तुम्हारी नहीं तो मेरी आँख खा गई है। नसीमा का गुस्सा सर पड़ गया। वो कुछ देर जीरा के मुंह की तरफ देखती रही। देखते ही देखते जीरा की आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गई हूँ जीरा, नसीमा ने कहा। ख्याल रखना कि ऐसी बातें किसी और से न करना। कुछ पैसे चाहिए तो मुझसे ले लेना, जब कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बीबी, जीरा ने आह भरकर कहा। यही बात जो तुमने मुझसे कही है, ये बातें किसी और से न करूं, ये मैं तुम्हें कहने आई थी। जीरा ने हाथ जोड़े और मन्नत के लहजे में कहा कि किसी को ना बताना कि मैं उसके ये काम करती रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे घसीटती फिरे। मुझे अपना नहीं, अपनी बेटी का गम है। तुम फिक्र न करो जीरा, नसीमा ने हमदर्दी के लहजे में कहा। तुमने मेरी इज्जत का ख्याल रखा है तो मैं तुम्हारी बेटी की इज्जत का ख्याल रखूंगी। लेकिन एक बात बताओ जीरा, वो गया कहाँ है? मुझे हिंदुओं पर शक है, जीरा ने कहा। उन्होंने अपनी एक लड़की को मुनीर के बाग से निकलते देख लिया था। मुझे तो यही शक है कि वो कहीं बाहर निकला और हिंदू उसकी टोह में रहे। ऊपर से बारिश आ गई, हिंदुओं ने उसे मारकर लाश नाले या दरिया में बहा दी होगी। इधर उधर की चंद और बातें करके जीरा चल पड़ी। दरवाजे में रुकी और वापस आ गई। नसीमा बीबी, उसने नसीमा के करीब आकर सरगोशी में पूछा। अपनी माँ के साथ अभी तक नाराजगी चल रही है? हाँ जीरा, नसीमा ने कहा। ना वो आई है और ना मैं गई हूँ। कहने को तो जी तो नहीं चाहता। वो तुम्हारी माँ है, जीरा ने कहा, लेकिन तुम मुझे अजीज हो। जो बात सुनी है वो तुम्हें बता देती हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि मुनीरे को मलिक उमर ने कत्ल करवा दिया है और नसीमा का भी इसमें हाथ है। सुना है कि वो कहती है कि मैं पुलिस तक ये बात पहुँचाऊंगी और इन दोनों को फांसी के तख्ते तक पहुँचा दूंगी। है तो तुम्हारी माँ, लेकिन उससे बच के रहना। मुझे जो भी बात पता चली मैं उसी वक्त तुम्हें बता दूंगी। जीरा तो चली गई, लेकिन नसीमा की ये हालत हो गई जैसे उसके जिस्म से जान भी जीरा के साथ चली गई हो। उसे चक्कर सा आया और वो पास पड़ी हुई चारपाई पर जैसे यूं बैठी जैसे कि गिर पड़ी हो। मस्ताने ने कस्बे के थानेदार सब इंस्पेक्टर मलिक मुख्तियार को उस जोगी के मुतालिक बताया था जिसे मुनीर ने नसीमा को मलिक उमर हयात से तलाक दिलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। मस्ताने ने बताया था कि वो जोगी नहीं और वो हिंदू भी नहीं। वो शाहिदरा दिल्ली के इलाके का हिस्ट्री शीटर जुराइम पेशा है और उसका नाम अब्दुल हक
उर्फ अब्दा है और ये उसका असली नाम है। मुनीर की गुमशुदगी की तफ्तीश में थानेदार इतना संजीदा नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। हर किसी से और हर मुखबिर से उसे यही रिपोर्ट मिलती थी कि मुनीर ओछा और घटिया किस्म का बदमाश था। 2 आदमियों ने तो उसे यह भी कहा था कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया और न वो कत्ल हुआ है। उसने अपने माँ बाप से अपनी कोई जिद मनवाने के लिए ड्रामा खेला है, खुद ही वापस आ जाएगा। लेकिन थानेदार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली थी। उसे रोजनामचे और केस की फाइल का पेट भरने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी ही थी। मस्ताने ने उस जाली जोगी की निशानदेही की तो थानेदार ने एक रात उसके ठिकाने पर एक तो इसलिए छापा मारा कि हो सकता है मुनीर का कोई सुराग या इशारा मिल जाए, और ज्यादातर इसलिए कि अब्दा जोगी जुराइम पेशा था और उसने बहरूप धार रखा था। इस किस्म के जुराइम पेशा अफराद को अपनी नज़र में रखना थानेदार के लिए ज़रूरी होता है और इस किस्म के जुराइम पेशा लोगों से बाज़ थानेदार फ़ायदा भी उठाते थे। वो बड़ी दूर तक गया हुआ मट्टी का एक टीला था जिसमें कमरे की तरह एक खुद साख्ता गुफा थी। थानेदार रात को वहां गया तो 4 जोगी इकट्ठे बैठे थे। एक के हाथ में हुक्के की टोपी थी, इसके नीचे कपड़ा लिपटा हुआ था। टोपी से धुआं उठ रहा था। गुफा चर्च की बदबू से भरी हुई थी। थानेदार और चारों कांस्टेबलों को देखकर चारों जोगी जैसे मर से गए हों। जोगी महाराज कौन है? थानेदार ने पूछा। जोगियों ने अपने एक साथी की तरफ देखा। जरा बाहर आ जाओ जोगी महाराज, थानेदार ने कहा। वो जोगी गुफा से बाहर निकल आया। थानेदार उसे बाजू से पकड़कर परे ले गया। शाहिदरा कब छोड़ा था? थानेदार ने पूछा। मुद्दत हुई, जोगी ने जवाब दिया। तुम अब्दुल हक उर्फ अब्दा हो ना? थानेदार ने कहा। सच बोलोगे तो पर्दे में रहने दूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा हुजूर, जोगी ने कहा। मैं अब्दा ही हूँ, मफरूर नहीं हूँ। सजा काट कर वहां से निकला था। कितनी सजाएं काट चुके हो? 3। क्या करते थे? रहसनी। और अब आप देख ही रहे हैं, अब्दे ने जवाब दिया। इधर आकर कोई वारदात नहीं की, जोगी महाराज बन के बैठ गया हूँ। 3-4 जड़ी बूटियां हाथ आ गई हैं, ये लोगों को देता हूँ और 4 पैसे कमा भी लेता हूँ और नौसरबाजी चलती है, थानेदार ने कहा। लोगों को लूटते हो? खादिम हूँ हुजूर, अब्दे ने कहा। पिछली गैर हाजिरियाँ माफ़ कर दें, अब बाकायदा हाजिरियाँ दिया करूँगा। ये सब कौन है? हुजूर के खादिम हैं, अब्दे ने कहा। कोई वारदात नहीं करते? हुक्म हुजूर। थाने चलो, थानेदार ने कहा। कोई गड़बड़ है? एक आदमी लापता हो गया है, थानेदार ने कहा। मुनीर चौधरी मुनीर कहलाता है, जानते हो उसे? जानता हूँ, अब्दे ने कहा। यहीं बयान हो जाए तो ठीक नहीं? घबराओ नहीं, थानेदार ने कहा। पकड़ूंगा नहीं, चलो मान लेते आना। अब्दा गुफ में गया और वापस आकर थानेदार के साथ चल पड़ा। उसका एक हाथ थानेदार के हाथ में चला गया, फिर थानेदार का हाथ अपनी जेब में चला गया। मुनीर के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? थाने में ले जाकर थानेदार ने अब्दे से पूछा। मेरा गाहक था, अब्दे ने जवाब दिया। गाहक के लें शिकार के लें, वो मुझे जोगी महाराज जी समझकर मेरे पास आया था। उसे किसी ने बताया था कि मेरे हाथ में एक इल्म है जिससे नामुमकिन काम भी हो जाया करते हैं। मुनीर एक शादीशुदा लड़की को तलाक दिलाकर उसके साथ शादी करना चाहता था। इस लड़की की शादी हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे हाथ में कोई ऐसा इल्म नहीं था, बस मुझे अपनी उस्तादी दिखानी थी। मुनीर से मैंने कुछ बातें पूछी। उसने हर एक बात बताने की खातिर मुझे ये भी बता दिया कि इस लड़की के घर में यानी इसके खाविंद के घर में 1-2 दिनों के वक्फे से पत्थर गिरते हैं और कपड़ों को आग लगती है। मैंने अपने एक आदमी से कहा कि वो इस लड़की के घर जाए और इसके खाविंद से ये महल्ले के किसी आदमी से कहे कि ये लोग अगर एक जोगी बाबा के पास जाएं तो वो पत्थरों और आग का ये सिलसिला रोक सकता है। इत्तेफाक से मेरा आदमी उस वक्त वहां गया जब वहां पत्थर गिर रहे थे। उसने इस लड़की के खामिद के साथ मेरे मुतालिक ऐसी बातें की कि लड़की की माँ मेरे पास आ गई। मैं चाहता ही यही था कि कोई औरत आए। ये हमारी उस्तादी है कि औरत ही आई और ये औरत लड़की की माँ थी। मैंने जोगी बाबा बनकर नामों के हरफों का और सितारों का ऐसा चक्कर चलाया और इस औरत से कहा कि तुम्हारी बेटी पर तो अभी और कई मुसीबतें आएंगी। उसके साथ किसी की दुश्मनी नहीं, ये तो सितारों की आपस की दुश्मनी है। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद के नामों का एक एक हरफ आपस में टकराते हैं और दोनों के सितारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। बेटी को फौरन तलाक दिलवाओ और किसी ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी करो जिसका नाम मीम से शुरू हो और अगर इसमें नून भी आए तो और भी अच्छा है।
लड़की का नाम क्या है? थानेदार ने पूछा। तुम खामिद का नाम भी जानते होगे? लड़की का नाम नसीमा है, अब्दे ने कहा, और खामिद का नाम मलिक उमर हयात है। इस लड़की नसीमा की माँ बड़ी ही चालाक और शैतान औरत है। कहने लगी कि मेरे दामाद का पहली बीवी से एक बच्चा है, इस बच्चे को गायब कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के घर में जो पत्थर गिर रहे हैं वो इस बच्चे की नहुसत है। मैं उसे कहता रहा कि पत्थरों और आग के मामले में बच्चे का जरा भी अमल दखल नहीं, लेकिन ये औरत फिर भी यही कहती रही कि बच्चे को गायब कर दो। फिर तुमने क्या किया? थानेदार ने पूछा। मुझे इतनी लंबी कहानियां न सुनाओ, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुनीर कहाँ है। क्या तुम्हें ये शक है कि मुनीर को नसीमा की माँ ने अगवा या कत्ल कराया होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता, अब्दे ने कहा। अपनी राय दे सकता हूँ, मेरा भी कुछ तजुर्बा है। ये औरत उस लड़की की माँ है जिसे मुनीर तलाक दिलवाना चाहता है। माँ तलाक नहीं चाहती, वो अपने दामाद की पहली बीवी के बेटे को गायब कराना चाहती है ताकि जायदाद की वारिस उसकी बेटी की औलाद हो। ये मुझे मामूली दिमाग की औरत नहीं लगती। मुनीर के इरादों का उसे पता चल गया होगा। मुनीर भी बदमाशी में मामूली आदमी नहीं, उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी और नसीमा की माँ ने इंतकामी कार्रवाई की होगी। मुनीर तुम्हारे पास आता रहता होगा, थानेदार ने कहा। तुम उसे कुछ बताते रहे होगे कि उसका काम हो जाएगा कि नहीं? मैंने उसे कह दिया था कि उसका काम नहीं हो सकता, अब्दे ने कहा। उसने नसीमा के खामिद को ख़त्म करने की बातें शुरू कर दी थी। मैंने उसे एक बात कही थी, अगर आप मुझे पकड़ ना लें तो बता दूं। अब्दे, थानेदार ने कहा, तुम इतने अनाड़ी नहीं हो सकते कि मुंह से ऐसी बात निकालोगे जिसमें पकड़े जाने का खतरा हो। कहो, बोलो। हुजूर, अब्दे ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपके इलाके में रहना है, मैं पूरी मदद करूंगा, मुझे जोगी बना रहने दें। कोई वारदात नहीं करूंगा। वारदात करनी होती तो नसीमा की माँ के साथ अच्छा खासा सौदा करके इस बच्चे को अगवा फिर बिल्कुल ही गायब कर देता। बच्चा स्कूल पढ़ता है, मेरे लिए वारदात मुश्किल नहीं थी। वो बात बताओ जो बताने लगे थे। बात यह है, अब्दे ने कहा, जब उसने कत्ल की बात की तो मैंने उससे कुछ और पैसे झाड़ने के लिए कहा था कि मैं उसे ऐसा जहर दे सकता हूँ जो उसे फौरन नहीं मारेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा और वो शख्स इस तरह मरेगा जैसे किसी बीमारी से मरा हो। वो कुछ दिन बीमार रहेगा, इस तरह पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। लेकिन मुनीर ने कहा था कि नसीमा के खामिद को ख़त्म ही करना है तो वो खुद करेगा। ये मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात थी। मस्ताने को तुम जानते हो? हाँ हुजूर, अब्दे ने जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसे पता चल गया था कि नसीमा की माँ मेरे पास आई थी। उसने अपने 2 आदमी मेरे पास भेजे थे जिन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं उसके ग्राहकों को खराब न करूं। ये तो अच्छा हुआ कि मस्ताना पकड़ा गया, वरना हमारी आपस में लड़ाई हो जाती। फिर यहाँ मस्ताना होता या मैं होता। बस हुजूर, मैं इतना ही जानता हूँ। अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म यह है, अब्दे, थानेदार ने कहा, मुझे तुमने जो कुछ बताना है इसका जिक्र किसी और के साथ ना हो। नहीं होगा, अब्दे ने कहा। अगर मुनीर का कोई सुराग मिले तो मुझे बता देना। फौरन बताऊंगा हुजूर, अब्दे ने कहा। अब गैर हाजिरी ना हो, थानेदार ने कहा। हर महीने की पहली तारीख को रात को मेरे घर माल पहुंचेगा हुजूर, अब्दे ने कहा। थाने का हिस्सा अलग तो नहीं होगा? थाने में किसी को पता न चलने देना, थानेदार ने कहा। सब मेरा होगा। थानेदार ने अब्दे को जाने की इजाज़त दे दी। उसके चेहरे पर ऐसी मायूसी की हल्की सी झलक भी नहीं थी कि उसे मुनीर का कोई सुराग इस जुराइम पेशा आदमी से भी नहीं मिला था। मायूसी की बजाय उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। उसे आमदनी का एक और जरिया मिल गया था।